हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलाइट कैम। आज के इस वीडियो के अंदर हम 28 जनवरी शिफ्ट 2 केमिस्ट्री का पेपर एनालाइज करेंगे जेई में 2025 का। ठीक है। तो पिछले जितने भी जैसे एग्जाम हुए थे 28 जनवरी शिफ्ट 1, इसके अलावा जितने भी 22 23 24 को एग्जाम हेल्ड हुए थे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, उनका सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 28 जनवरी शिफ्ट 2 का केमिस्ट्री का पेपर साथ में मिलके उसका आंसर खोजने की कोशिश करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिकली हम क्विक रिकैप की बात करें, क्विक रिव्यू रिव्यू की अगर मैं आपसे बात करूं, तो बेसिकली केमिस्ट्री का जो पर्टिकुलर पेपर है, यहाँ पे आपको मॉडरेट टू टफ साइड आप कह सकते हो, या फिर मोर ओवर आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी है, तो ये पेपर आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। ठीक है, मॉडरेट पेपर है, आपसे सवाल बनेंगे, कुछ क्वेश्चन आपसे अगर कंसेप्ट में आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी है, तो हो सकता है आपको ये पेपर टफ लगे। ठीक है। अगर हम 28 जनवरी से 1 से इसको कंपेयर करें, तो आपको लगेगा कि ये कहीं न कहीं उससे तो थोड़ा-सा लेवल कम है। 28 जनवरी अगर हम शिफ्ट 1 को यहाँ पे रखते हैं, तो ये कहीं न कहीं इसके यहाँ पे होगा। मतलब बेसिकली थोड़ा-सा इससे डाउन है, बट बहुत ही इतना भी डाउन नहीं हो गया कि बिल्कुल ही ईज़ी पेपर है। बिल्कुल मतलब आप क्वेश्चन देखा और टिक मार दी, ऐसा नहीं होने वाला है, इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और बेसिकली हम यहाँ पे अप्रैल अटेम्प्ट में किस तरीके से इस एनालाइज को देख के आप क्या अपनी तैयारी में धार ला सकते हो, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए इसके बाद में, तो उस पे भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो दिस इज मी गौरव बसपाल, पीएचडी इन केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे शिफ्ट 2 के अंदर है, 28 जनवरी शिफ्ट 2 के अंदर। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, आपको कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं जैसे COF6 3 माइनस। ठीक है, और उनका हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल है आयन, या फिर आप कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। तो इस सवाल को सबसे पहले कहाँ से पूछा गया है, इसका चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर आप बोलेंगे कि दिस इज आस्क फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके जी। अब इस सवाल को करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सी अप्रोच है। जैसे मैं COF6 3 माइनस की अगर बात करूंगा, तो इसमें सबसे पहली चीज आप कोऑर्डिनेशन नंबर ध्यान रखो या कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करो। उस कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे sp3d2 हो। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसमें दो चॉइसेस हो सकती हैं। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3d2, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो d2sp3। यानी सबसे पहली चीज है COF6, कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और इसके साथ में जुड़ा हुआ है फ्लोरीन जो कि है वीक फील्ड लिगेंड। इसका मतलब है कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दिस इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स विच इज हैविंग दी sp3d2 कॉन्फ़िगरेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यानी ए का हो गया है यहाँ पर थर्ड। ठीक है, NiCl4 2 माइनस है, सिंपल सी चीज है। NiCl4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगेंड हमारा वीक है, मतलब sp3। sp3 कहाँ पर है, sp3 सेकंड पे है। ठीक है, तो सेकंड हो गया। सी सी अपना है CONH3 होल 6 3 प्लस NH3 इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसका मतलब ये क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन रखेगा D2sp3। D2sp3 मतलब फर्स्ट। अब D के लिए क्या अपन क्या बोलेंगे, NiCN4 2 माइनस, तो ये हो जाएगा DsP2, मतलब कि 4। अब इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर मैच कर लीजिए कि आंसर आपका क्या आ रहा है। ए का थर्ड कहाँ कहाँ पर है, सेकंड और थर्ड तो कैंसिल आउट कर ही दो। फिर इसके बाद में बी का है सेकंड, बी का सेकंड कहाँ कहाँ दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है केवल। यानी आंसर अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। सिंपल सी अप्रोच थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार का सवाल जो है ना, AGCN का अटैक अपन जो चीज बनाएंगे उस पे अपन को करना है, क्या अप्रोच रहेगी उसकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए सिंपल सी रिएक्शन है। अब अगर इस कंपाउंड पे मैं HCl की रिएक्शन कराऊंगा, तो आपको सिंपल सा आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किधर साइड में पॉजिटिव आएगा, किधर साइड में नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसका मतलब जो Cl माइनस है वो कहाँ पर अटैक करेगा, Cl माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और रिजल्टेंट यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगी। मतलब जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है जो ए है, ये बी वाला हो जाएगा। तो बी पूछा गया हमसे कि द प्रोडक्ट बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी रिजल्टेंट इस प्रकार से प्रोडक्ट ए बना है हमारे सामने।
ठीक है, ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस पर मुझे अटैक कराना है एजीसीएन। जनरली हमसे क्या गलती हो सकती है, आप सीएन माइनस को सीएल की जगह पर जोड़ दोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो मैंने 28 जनवरी शिफ्ट 1 के अंदर इसी प्रकार का क्वेश्चन मिला हुआ था, अपन को प्रोपाइल क्लोराइड या प्रोपाइल ब्रोमाइड दे रखा था, एजीसीएन की रिएक्शन कराई थी और एजी एनओ टू की रिएक्शन कराई थी। तो मैंने आपको बताया था कि एजीसीएन जब अटैक करता है किसी एल्काइल क्लोराइड या फिर एल्काइल हैलाइड पे, तो आपको पता है कि एजीसीएन कहीं ना कहीं कैसा है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और कोवेलेंट कंपाउंड में यहाँ पे जो अटैक होगा एन माइनस अटैक करेगा, बेसिकली इट इज एम्पीडेंटेड लिगेंड, और एम्पीडेंटेड लिगेंड कहाँ पर अटैक करेगा, इस क्लोरीन की जगह पर, लेकिन उसमें नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट बनेगा वो कोई ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर एनसी आ जाएगा, और इस तरीके से, तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। यहाँ पे अपना आंसर होगा सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, द एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमोंग B2O3, B2O4, B2O5 upon the reaction with alkali leads to formation of an oxide anion, ठीक है। The oxidation state of वेनेडियम इन द ऑक्साइड एनाइन इज, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम रिएक्शन कराते हैं B2O5 की, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा ऐसा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वेनेडियम का जो एल्कलाई के साथ में रिएक्शन जब करता है तो वो एक ऑक्साइड एनाइन बनाता है, उस ऑक्साइड एनाइन के अंदर वेनेडियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसकी हमको यहाँ पे जानकारी बतानी है, ठीक है। तो सिंपली होता क्या है, B2O5 जब रिएक्शन करता है बेस या एल्कलाई के साथ में, तो वो क्या बनाता है, ऑक्साइड एनाइन का फॉर्मेशन करता है BO4 3 माइनस का, और ये जब एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो क्या करता है, ये BO4 पॉजिटिव बनाता है। हमसे पूछा जा रहा है जो एनाइन है, मतलब ये एनाइन है। अब इसके अंदर बेनेडियम की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करोगे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है उसको x मान लो, -8 इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू +5। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेनेडियम, यानी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। देखिए वैसे क्वेश्चन में अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी है, कंसेप्ट आपने कभी पढ़ा है जिंदगी में कि बैक्टीरिया जब सेल डिवीजन करता है तो उसमें बैक्टीरिया से बैक्टीरिया बनता है। इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बैक्टीरिया में किसी भी प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं आता है। जैसे बेसिकली मैं जब बताता हूँ कि देखिए बैक्टीरिया है, इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस वगैरह तो होता नहीं है बैक्टीरिया के अंदर, उसकी अपन को मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक बैक्टीरिया से बेसिकली दो बैक्टीरिया बनेंगे, और ये बैक्टीरिया बिल्कुल हूबहू पहले अपने पेरेंट बैक्टीरिया जैसा होता है। मतलब नॉर्मली जब हम एक प्रोसेस की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में डिक्रीज होती हुई चली जाती है। लेकिन जब बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया ही बनता है। एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बनाता है, दो बैक्टीरिया चार बैक्टीरिया बैक्टीरिया बनाएंगे, चार फिर इसी प्रकार से आठ बनाएंगे, ठीक है, आठ 16 बनाएंगे, इस तरीके से प्रोसेस चलती ही रहती है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ती हुई चली जाती है। और जो बैक्टीरियल सेल डिवीजन है, बैक्टीरियल ग्रोथ इन ए कल्चर, इट फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और इसके लिए जो इक्वेशन होती है दैट इज n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी। अब आप कहेंगे सर आपने माइनस नहीं लगाया है, यही तो कैच है। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ती हुई चली जा रही है, जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लगता है, लेकिन बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में ये बात सही है, नॉर्मल रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ये बात सही नहीं होगी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, n अपॉन n नॉट बराबर एक्सपोनेंशियल लैम्डा टी, यानी जो ग्राफ बनेगा वो एक्सपोनेंशियली इस प्रकार से बनेगा, यानी हमारा जो आंसर होगा दैट इज करेक्ट। कौन सा वाला, थर्ड होगा। लेकिन जब हम रेडियोएक्टिव डेके की बात करते हैं तो उसके लिए कुछ इस प्रकार की इक्वेशन होती है, माइनस लैम्डा टी, इस प्रकार से, तो उसके लिए ये वाला ग्राफ सही है, ठीक है, ऑप्शन 4 अगर रेडियोएक्टिव डेके पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल ग्राफ की अगर बात करेंगे तो थर्ड इज द मोस्ट सुटेबल ग्राफ टू एक्सप्लेन दी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ, ठीक है। कोई मतलब ये एक इंपॉर्टेंट केस होता है
ठीक है, जब हम बैक्टीरियल सेल डिवीजन की बात करते हैं तो इसके लिए जो इक्वेशन फॉलो होती है वो ये वाली है, ना कि ये वाली। ये है रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, ये है रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन के लिए या रेडियोएक्टिव डैके के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है प्राइमरी एमीन डू नॉट गिव डाइजोनियम सॉल्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक सॉल्यूशन। कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब कि जैसे अगर मैं मान लो RnH2 लूं और उसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दूं, NaNO2 के साथ में। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में, एसिडिक सॉल्यूशन में वो क्या नहीं बना सकता है, डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बना सकता। करेक्ट स्टेटमेंट बताना, नहीं डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, वो फर्दर रिएक्ट करके अल्कोहल बना देता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत। बनता तो है लेकिन आगे क्या होता है वो अलग कहानी है, मतलब बनता तो है तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स ऑन हीटिंग विद CH Cl3 एंड एथेनोलिक KOH फॉर्म कार्बिल एमीन। क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है अगर मैं जैसे RnH2 लूं और जैसे मैं एनिलीन ले लेता हूं, ये कार्बिल एमीन टेस्ट देते हैं ना, बेसिकली वही वही चीज है, हाँ बिल्कुल देते हैं। इनकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और केओएच के साथ में आप जब कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा, इससे RNC बन जाएगा, इससे PHNC बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही जो एमीन है वो 1 डिग्री एमीन है और इसका मतलब ये कार्बिल एमीन टेस्ट दे सकती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी चीज, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन ऑल्सो गिव कार्बिल एमीन टेस्ट। क्या ये बात सही है, नहीं, केवल 1 डिग्री देती है, तभी तो ये मोस्ट सुटेबल या फिर कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है अमीन का। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते विद द कार्बल अमीन टेस्ट के 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन है। उसके लिए होता है हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी गलत हो गया। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या होता है, जिसको हम हिंसबर्ग रेजेंट भी कहते हैं, ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, is known as Hinsberg region। बिल्कुल सही बात है। टर्सरी एमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली। ऐसा सही है क्या, क्या टर्सरी एमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, नहीं, नहीं कर सकता रिएक्ट। देखो होता क्या है, जब हम टर्सरी एमीन, देखो क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 1 डिग्री अमीन के साथ में जब रिएक्शन करता है तो वो एक एडक्ट बनाता है। ठीक है, वो एडक्ट जब हम एल्कलाइन सॉल्यूशन जैसे KOH के अंदर मिक्स करेंगे तो ये सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अगर मैं 2 डिग्री के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो जो एडक्ट बनेगा वो KOH के अंदर इनसॉल्युबल होता है। ऐसा होता है, इनसॉल्युबल होता है, और 3 डिग्री के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं हो पाती। अब स्टेटमेंट को पढ़ो, टर्सरी एमीन रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, नहीं रिएक्ट नहीं कर पाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट बी सही है और स्टेटमेंट डी सही है। बी एंड डी, इसका मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। विदाउट नहीं होता, मैंने सिक्वेंशियल आपको सारी चीजें बता दी है। 1 डिग्री 2 डिग्री हिंसबर्ग टेस्ट दे देती है, 3 डिग्री नहीं दे पाती है। कार्बिल एमीन टेस्ट जो है वो केवल 1 डिग्री एमीन दे सकती है। हिंसबर्ग रीजन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और वो चीज हमने पहले ही बता दी, ये वाली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द आइडेंटिफाई करेक्ट कन्वर्जन ड्यूरिंग एसिडिक हाइड्रोलाइसिस फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्च गिव गैलेक्टोज, यार स्टार्च गैलेक्टोज से मिलके बनता ही नहीं। स्टार्च किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज से मिलके बनता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। गैलेक्टोज तो कहाँ से मिलता है, आप लैक्टोज को जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिल जाए। केन शुगर गिव इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि केन शुगर जो होती है किससे मिलके बनती है, दैट इज फॉर्म्ड बाई, दैट इज बेसिकली द डाइसैकेराइड ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है, प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, इससे मिलके बनती है। इसका मतलब जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे, बेसिकली होता है C12H22O11, इसमें जैसे ही आप वाटर मिलाओगे तो यहाँ पर बनता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक तो बनता है ग्लूकोज का, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, एक में CHO ग्रुप होता है, एक के अंदर CO ग्रुप होता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि किसमें CHO ग्रुप है, ग्लूकोज में CHO ग्रुप है, ठीक है, और
फ्रक्टोज में क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है। मिल्क शुगर गिव्स ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। एमाइलोपेक्टिन इज बेसिकली, आप कह सकते हो स्टार्च दो तरीके से, बेसिकली कुछ स्टार्च, अपन जब अल्फा डी ग्लूकोज की बात करते हैं तो वो दो टाइप, जब पॉलीमर बनाता है तो वो दो तरीके की चीजें बनाते हैं, एक तो एमाइलोपेक्टिन और एक एमाइलोज। ठीक है, अब सवाल क्या कह रहा है, एमाइलोपेक्टिन गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, नहीं ये गलत बात है। ठीक है, एमाइलोज गिव ओनली ग्लूकोज, हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इसमें ये गलत स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है। कौन कौन सा सही स्टेटमेंट, बी, सी एंड ई, बी सी एंड ई, इसका मतलब ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे सही होने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ए बी सी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्या किया जा रहा है, वन प्रोपाइन का रिडक्शन किया जा रहा है, केवल एक मॉलिक्यूल लिया है, पीडी, कार्बन के प्रेजेंस में, ए प्रोडक्ट बना, ठीक है। फिर उस ए प्रोडक्ट की रिएक्शन कराई है O3 Zn H2O के साथ में, ठीक है, तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किया है बेसिकली, उससे बी और सी प्रोडक्ट मिले हैं। तो इस रिएक्शन में सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली चीज तो क्या होगी, जब हम वन प्रोपाइन, बेसिकली क्या है हमारे पास में, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिडक्शन किया है, केवल एक मॉलिक्यूल लिया है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर इससे एल्कीन बनेगी कुछ इस प्रकार से, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनी है एल्कीन, इसको बोलते हैं वन प्रोपीन। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे O3 के साथ में, तो पहले स्टेप में क्या होगा, इन द फर्स्ट स्टेप देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द ओजोनोइड, कुछ इस प्रकार से ओजोनोइड बनेगा। ठीक है, ओजोनोइड इस प्रकार से बनेगा। अब इस ओजोनोइड की हम क्या कराएंगे, इसके साथ में ZnH2O के साथ में रिएक्शन करेंगे, तो रिजल्टेंट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ, ये जो O है वो Zn के साथ में चला जाएगा, बाकी यहाँ पर फॉर्मेशन होगा CH3 CHO प्लस CH2O का, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड बनेगा। पहले स्टेप में एल्कीन बनी है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, यहाँ पे क्या करते, डायरेक्टली इस बॉन्ड को तोड़ते, इधर ऑक्सीजन लिखते, इधर ऑक्सीजन लिखते, तो इधर क्या बन जाता, एसिटाल्डिहाइड बन जाता, इधर फॉर्मेल्डिहाइड। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया है। दोनों ही तरीके से कर सकते हो, जो भी जिसमें भी आप कंफर्टेबल। ठीक है, आगे बढ़, कंसिडर द एलिमेंट्री रिएक्शन, ए जी गैसीय स्टेट में है, ए और बी आपस में रिएक्ट करते हैं, सी और डी बनते हैं। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन रिएक्शन मिक्सचर इज सडनली रिड्यूस टू 1/3, वॉल्यूम को अपन कर देते हैं सडनली 1/3, तेरह नहीं कर रहे, 1/3 कर रहे हैं, ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, द रिएक्शन रेट बिकम्स विल बिकम x टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रिएक्शन रेट। बेसिकली क्या किया है, हमारे पास में ए बी आपस में रिएक्शन कर रहे थे, सी और डी बनते हैं, लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि मैं अगर वॉल्यूम को 1/3 कर दूं तो फाइनल जो रेट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बताना है। अब मुझे सिंपल सिंपल सी बात बताओ कि तुमको ये पता है कंसंट्रेशन बराबर N/V होता है। मैं ये लिख सकता हूँ कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी मैं अगर मैं आपसे बोलूं कि कंसंट्रेशन को या फिर वॉल्यूम को अगर मैं 1/3 कर दूं, ठीक है, या मैंने क्या किया है, मैंने वॉल्यूम को 1/3 किया है, 1/3 अगर मैं करूं तो रिजल्टेंट ये 3 ऊपर जाएगा, तो कंसंट्रेशन कहीं ना कहीं 3 टाइम्स नहीं हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं पहले तो इसका रेट लो लिख लूं, वो जाएगा R1, और फिर वॉल्यूम 1/3 करने से कंसंट्रेशन ए की भी 3 टाइम्स हो जाएगी, बी की भी 3 टाइम्स होगी। देखो रेट लो जब हम लिखते हैं तो वो क्या होगा, पहला, पहली इनिशियल रेट, कहीं ना कहीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट। ये हो गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ जो ए है वो हो गई 3 टाइम्स, मतलब 3 है, कंसंट्रेशन ऑफ बी भी हो चुकी है 3 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 बराबर 3A कंसंट्रेशन, 3B की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। सिंपल सी मैथ है, A से A कैंसिल आउट, B से B कैंसिल आउट, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू
3 into 3, ये बताने की जरूरत है कितना होता है 9, यानी जो फाइनल रेट है वो हो जाएगी इनिशियल रेट का 9 टाइम्स। 9 into R1, ये हमारा आंसर होगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमारे सामने है? हाँ जी है। क्या है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोगों ने कर लिया है। इजी सा ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखो जरा, हमको कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट दे रखे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, AgBr गिवन है, लेड सल्फाइड गिवन है, HgS गिवन। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सबसे पहले होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे अगर मैं AxBy टाइप का अगर इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, तो KSP solubility product is basically x की पावर x into y की पावर y, s की पावर x प्लस y। अब आप पूछेंगे सर यहाँ पे s क्या है, ये सॉल्युबिलिटी है, तो ये फॉर्मूला होता है। यानी इसको देख करके मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो सर सबसे ज्यादा होगा। तो इसी बेसिस पे तुम पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन कैंसिल आउट कर सकते हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अब एक चीज तुमको ये भी पता होनी चाहिए कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली नंबर ऑफ आयंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अरे यार, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? जो पानी के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ आयंस क्रिएट करेगा, तभी तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो सकती है लैटिस एनर्जी से। तो जिसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं। अब आप कहेंगे सर एक बात और बताने वाले हो। हाँ बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो पीवीएस होता है और जो एचजीएस होता है, लेड सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये दोनों स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये पानी के अंदर बहुत कम अमाउंट बनाते हैं आयंस की। ये बहुत कम टूटते हैं, बेसिकली पानी के अंदर ये बहुत कम टूटते हैं, तो स्पैरिंगली सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स है। यानी इनके नंबर ऑफ आयंस तो डायरेक्टली ही कम हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि उसके 3 बनेंगे, इसके AgBr के 2 बनेंगे, और इनके तो कम कम अमाउंट में बनेंगे। तो उस बेसिस पे आप सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज्यादा है, ये दोनों में सबसे ज्यादा है, सेकंड और फोर्थ में। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, AgBr की कम है और लेड सल्फाइड का ज्यादा है। नहीं हो सकता भाई, उसका KSP तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्पेरेंटली सोल्यूबल है। इसका मतलब सिंपली आप लॉजिक लगाओ, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है। अगर मैं तुमको कैलकुलेट भी करके दिखाऊं, जैसे AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो मैंने फॉर्मूला जैसे बताया, AgBr का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा एस स्क्वायर। कैसे? 1 का स्क्वायर डॉट, या फिर 1 का 1 स्क्वायर। क्या होगा? 1 का 1 ही होगा ना। फॉर्मूला क्या होता है? AxBy, यानी x की पावर x, y की पावर y, s की पावर x प्लस y, यानी 1 का 1 डॉट 1 का 1 डॉट s की पावर 1 प्लस 1, यानी आंसर हो गया s का स्क्वायर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा? 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 डॉट s की पावर 2 प्लस 1। इसका मतलब ये हो गया 4s क्यूब। ये हो गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो सवाल है ना भाई, मतलब दुनिया का सबसे इजी सवाल का है ना। 9th क्लास में तुम लोग पढ़ लेते हो यार, इतना इजी, मतलब एनटीए सवाल बना रही है। आपसे बोला जा रहा है सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट, इस प्रोसेस का क्या नाम होता है? टेम्परेचर देते हो, वेपर में कन्वर्ट करते हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ठीक है, इतना इजी सवाल है। और वेपर को ठंडी करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, तो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम डिपोजिशन कहते हैं। अब हो सकता है आपको सब्लिमेशन का तो पता हो, लेकिन दूसरी क्या टर्म है उसका नहीं पता हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या अपना आंसर होगा? सब्लिमेशन हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है। क्रिस्टलाइजेशन इसको बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली नोन एज सब्लिमेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब ये सवाल है, द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम बिलो व्हेन ट्रीटेड विद हॉट KMnO4 गिविंग बेंजोइक एसिड। कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिनको अगर हम हॉट KMnO4 के साथ में ट्रीट करें, तो वहां पे बेंजोइक एसिड बन सकता है। देखो, जब हम
इन कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं या फिर टॉल्यूइन के डेरिवेटिव या फिर बेंजीन के डेरिवेटिव्स के साथ में कराते हैं, तो बेंजीन या फिनाइल ग्रुप से लगा हुआ कार्बन है उस पे अगर मतलब बेसिकली अल्फा कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वहां पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और बेंजोइक एसिड बन सकता है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर लो कि यहाँ पे किस किस में अल्फा हाइड्रोजन है। हाँ जी है, पहले कंपाउंड में, दूसरे में यस, तीसरे कंपाउंड में एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी हो चुकी है पूरी, इसका मतलब नहीं है सर अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे आप लोग बोलोगे जीरो है सर। ओके जी, तो ये नहीं दे सकता है। ये कंपाउंड बिल्कुल दे सकता है, दो हाइड्रोजन मुझे चमकते हुए दिख रहे हैं इधर इस तरीके से, इसका मतलब ये कंपाउंड भी दे देगा। ये कंपाउंड नहीं दे सकता है क्योंकि अगेन कार्बन की वैलेंसी 4 हो सकती है, तो वो तो पूरी हो गई, तो ये नहीं दे सकता है। अल्फा हाइड्रोजन इसमें जीरो है। इस कंपाउंड में अगेन ये रिएक्शन हो जाएगी, मतलब बेंजोइक एसिड बन सकता है, और इसमें नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 1 2 3 4 एंड 5, 5 इज द राइट आंसर। रिएक्शन होगी और रिजल्टेंट ये सारे, जैसे इसके साथ में आप KMnO4 की रिएक्शन कराओगे, बेंजोइक एसिड बना देगा। ये कंपाउंड डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बना देगा, ये भी बना देगा, ये नहीं बना पाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आंसर क्या है, 5 हो जाए। आगे अगेन यहाँ पे बेंजोइक एसिड बन सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं बन पाएगा क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जीरो है। यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होगी। आगे assume a living cell with 0.9% WiW of glucose solution, जो कि aqueous solution है। This cell is immersed in another solution having equal mole fraction of glucose in water। ठीक है, consider the data up to first decimal place only, the cell will, मतलब बेसिकली देखो मैं आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। हमारे पास में मान लो एक वैसे ब्लड का एग्जांपल लिया, बट मैं आपको ऐसा समझाता हूँ कि हमने कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर क्या है, ग्लूकोज और वाटर का मिक्सचर है बेसिकली। अब इसके अंदर मैंने सेल कल्चर रखा है, ठीक है, लिविंग सेल रखी है। लिविंग सेल के अंदर क्या है, 0.9% WiW ग्लूकोज सॉल्यूशन है, और बाहर जो मैंने सॉल्यूशन लिया है उसमें ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन बराबर है वाटर का मोल फ्रैक्शन, तो कहीं ना कहीं 0.5 हो सकता है, तभी वो बराबर होगा, है ना। एक सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर हो गया। अब तुमको ये बताना है कि सेल में, सेल बेसिकली यहाँ से सॉल्यूशन इधर चला जाएगा, या फिर सेल का सॉल्यूशन, सेल का सॉल्वेंट अंदर से बाहर आ जाएगा, या फिर कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये आपको बताना है। सेल विल श्रिंक, सेल विल स्वेलो, इस तरीके से ये सवाल पूछा जा रहा है। तो होगा क्या भाई साहब, जो सेल है अगर आप किसी सॉल्यूशन के अंदर रख रहे हो और सॉल्यूशन में सेल के अंदर 0.9% WiW परसेंटेज अगर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो वो सेल कभी भी श्रिंक नहीं करेगी, कभी भी वो स्वेलो नहीं करेगी। इसका मतलब कोई भी उसमें चेंज नहीं होने वाला है। सो नो चेंज इन द वॉल्यूम सिंस सॉल्यूशन इज 0.9% WiW, का मतलब 1। थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है ये, काफी बार आप लोगों ने एनसीईआरटी में डायरेक्टली मेंशन भी टर्म है। आप ऑस्मोसिस अगर पढ़ोगे तो वहां पे ये डायरेक्टली भी मेंशन है, थ्योरेटिकल सवाल है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपको हाइड्रोजन एटम दे रखे हैं, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स दे रखे हैं, उनको नॉट करेक्ट बताना है, मतलब इनकरेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा। इनकरेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, देखिए ये इस वजह से गलत है, पहला वाला, क्योंकि इसमें 3D और 4s की एनर्जी सेम दे रखी है, गलत दे रखी है। ये सही है या गलत है, नॉट करेक्ट बोल रहे हैं ना। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसमें क्या किया है, 2s और 2p की एनर्जी बराबर बोलनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बराबर नहीं बोली है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, 1s 2s, लेकिन ये 4s, और 4s को पहले रख दिया है, 3D को बाद में रखा है, इस वजह से ये गलत हो गया। यानी ए और बी यहाँ पे सही आंसर होगा। बेसिकली होता क्या है, 1s लेस देन 2s बराबर 2p, ठीक है, इज लेस देन 3p बराबर 3d, इज लेस देन 4s बराबर 4p बराबर 4d। इस तरीके से चीजें यहाँ पे चलती हैं हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी की, एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं हाइड्रोजन के, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने आंसर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, हमको एक सबस्ट्रेट दे रखा है KOH
एथेनॉल की प्रेजेंस में, और ये एक्सेस अमाउंट में हम लोग बेसिकली रिएजेंट को ले रहे हैं। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। अब इस रिएक्शन को देख के तुमको क्या क्या चीजें लग रही है, क्या कर सकते हो बेसिकली। देखो, ब्रोमीन यहाँ यहाँ लगा हुआ है, ब्रोमीन देखो इस कार्बन पे लगा हुआ है, इस कार्बन पे लगा हुआ है। अब इस चीज को देखकर तुमको स्ट्राइक होना चाहिए दिमाग में कि ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है बेसिकली, ये जो सॉरी ये पर्टिकुलर रिएजेंट जो है, ये एल्कलाइन, एल्कलाइन नहीं, एल्कोहलिक केओएच को रिप्रेजेंट कर रहा है। या तो वो एग्जामिनर एल्कोहलिक केओएच लिख देता है, या फिर केओएच ईटीओएच लिख देता है, या फिर ईटीओके भी लिख सकता है। ठीक है, पोटेशियम एथॉक्साइड भी लिख सकता है, KOH स्लैश ATOH लिख सकता है। ठीक है, या फिर एल्कोहलिक KOH भी लिख सकता है। तीनों का मतलब ही एक है। और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं E2 एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे होती है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, मतलब HBr निकलता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और कंपाउंड जो है उसके अंदर रेजेंट आप लोग दो Br दे रखे हैं, रेजेंट एक्सेस में ले रखा है, यानी दो एल्कीन बनेंगी, आप मतलब दो डबल बॉन्ड बनेंगे। एल्कीन तो क्या है, दो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो किस प्रकार से होगा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगी, और इसके पास से, मतलब देखो आपके पास में चॉइस ही है, आप इसके यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलवा सकते हो, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलवा सकते हो। कहाँ से निकलवाओगे, सवाल मेरा ही आपसे ही है, बताओ जरा कहाँ से निकलवाओगे। मुझे तो लगता है आपका जो मन करेगा वो यहीं से करेगा, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन यहाँ मिलेगी। ठीक है, इसका मतलब मैं अगर मैं कंपाउंड बताऊं, कंपाउंड क्या बनेगा, ये है हमारी बेंजीन। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये, फिर यहाँ पे ब्रोमीन था। अब इसके पास में चॉइस है, यहाँ से भी हाइड्रोजन ये निकलवा सकती है, यहाँ से भी निकलवा सकती है। कहाँ से निकलवाएगी, अगर वो यहाँ से निकलवाती है, ठीक है, तो सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ से निकलवाएगी तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और हमको ये पता है ट्रांस एल्कीन इज मोर स्टेबल देन दी सिस एल्कीन। ट्रांस एल्कीन सिस एल्कीन से ज्यादा स्टेबल होती है। इसका मतलब ट्रांस एल्कीन आप बनाओगे, हाइड्रोजन ये वाला आप निकलवाओगे, इसका मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। और इस प्रकार से अपना कंपाउंड जो फाइनल होगा वो ये बनेगा। अब इस कंपाउंड का आपको नोमेनक्लेचर करना है। कैसे नोमेनक्लेचर करोगे वो आप बता दीजिए जल्दी से, जल्दी से कैसे करोगे भाई। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, 2 फिनाइल हेप्टा 2 4 डाइईन, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। कंपाउंड बनाया, उसका नोमेनक्लेचर करना है, तो यहाँ पे थर्ड हमारा कंपाउंड बनेगा 2 फिनाइल हेप्टा 2 4 डाइईन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही आपको डरावना लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, है बहुत सिंपल, सिंपल सा इसका कंसेप्ट है। जीवन में याद रखना, जब दूसरे तुम पे गुस्सा कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं समझना कि उनका वो अंदर से तुमसे डर रहे हैं। ठीक है, डराता जीवन में वही है जो खुद डर रहा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखने में बहुत डरावना है। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगी तुमको, कि एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट। मतलब साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, एक प्रोसेस जहां पर जिस जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुई है, अगेन तुम वहीं पे आ जाते हो। ठीक है, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। अब डेल्टा यू के रेस्पेक्ट में आपको रिलेशन ढूंढना है तीनों ही केसेस के अंदर, केस वन, केस टू, केस थ्री के अंदर। अब मुझे बताओ, जो इंटरनल एनर्जी है यू, वो स्टेट फंक्शन है या फिर एक पाथ फंक्शन है, बताओ। मेरे अकॉर्डिंग तो ये भाई साहब स्टेट फंक्शन है, तुम्हारा मुझे नहीं पता। अब स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगी। इस पे डिपेंड करेगी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। और साइक्लिक प्रोसेस में तो यार इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम होती है। इसका मतलब जो डिफरेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी है वो तो जीरो आएगा तीनों ही केसेस में। इसका मतलब रिजल्टेंट डेल्टा यू इन केस वन बराबर डेल्टा यू इन केस टू बराबर डेल्टा यू इन केस थ्री, विच इज इक्वल टू जीरो। तीनों ही केसेस में ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब ऑप्शन वन यहाँ पे वन के बराबर होगा। ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा सिंपल सा कंसेप्ट था, जो आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज दिस।
गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। पहला, ये कंपाउंड हमको दे रखा है, दूसरा ये कंपाउंड है, आर आइसोमेरिक कंपाउंड। ये नहीं बोला है कि वो किस टाइप के आइसोमर्स है, सिंपल ये बोला हुआ है वो आइसोमेरिक कंपाउंड है। ठीक है, ये नहीं पूछा कि कौन सा आइसोमर है, लेकिन या फिर कौन से टाइप के आइसोमर है, स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर में भी कौन से टाइप के है, रिंग चेन आइसोमर है, वो नहीं बोला है, लेकिन ये बोला है आइसोमेरिक आइसोमेरिक कंपाउंड्स हैं। अब आइसोमेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं काउंट करूंगा तो इसमें कितने कार्बन है, इसमें 6 कार्बन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 12। इसका मतलब C6H12। सिमिलरली एल्कीन है तो इसका तो फॉर्मूला डायरेक्टली C6H12 भी हो जाएगा, 6 कार्बन इसके अंदर, और डबल बॉन्ड है, इसका मतलब C6H12। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब आइसोमेरिक कंपाउंड तो है, पहली बात सही है। दूसरी चीज, ये जो अमीन है और दूसरी अमीन है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। सबसे पहले तो ये देख लो, क्या इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्या नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो कहीं ना कहीं ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हो गए। ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है, इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज लेवल्ड एज 75% बाई मास। ठीक है, आपको वेट ऑफ द HNO3 इज गिवन विच इज इक्वल टू 75 ग्राम। ओके, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताना है, क्या निकल के आएगा। ठीक है, जिस सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट है। अच्छा, और डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन विच इज 1.25 ग्राम पर लीटर। अब मुझे बताओ, जब हम परसेंटेज W/W की बात करते हैं, ये क्या होता है, विच इज इक्वल टू 75, और ये होता है वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब वेट ऑफ द सॉल्यूट आपको कितना गिवन है, दैट इज 30 ग्राम, तो ये हो जाएगा 75। अब मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालूं, और रिजल्टेंट डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बराबर होती है वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी अगर मैं वेट ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से कैलकुलेट कर लूं, तो रिजल्टेंट में क्या कर सकता हूँ, इसको यूज करके वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो कैसे निकलेगा ये, वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर 30/75। ठीक है, ये यहाँ पे, और इंटू 100 भी तो करना पड़ेगा, इंटू 100। ठीक है, सही है, ये हो गया। अब चलते, इसी चीज को हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, तो 1.25 बराबर वेट ऑफ द सॉल्यूशन, पुट ही कर देते हैं डायरेक्टली, या फिर अगली स्टेप में पुट कर लेंगे, वेट ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा किसके बराबर, 30/75 इंटू 100 डिवाइड बाई 1.25। तो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी हमारी, कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार इसको। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 30, मतलब इसको तो अपन 3000 लिख सकते हैं। 3000 डिवाइड बाई 75 अगर मैं करूँ तो वो 40 के बराबर आ रहा है, और अगर हम 40 डिवाइड बाई 1.25 करूँ तो हमारा 32। क्या ऐसा कोई ऑप्शन हमको दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, 32 ml बेसिकली इसकी वैल्यू होगी, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, हमको आइडेंटिफाई करना है द इनऑर्गेनिक सल्फाइड दैट आर येलो इन कलर। तो यहाँ पे कौन कौन येलो होगा कलर में, देखो हमको ये पता है, बहुत सारी चीजें नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है COS जहां जहां गिवन होगा COS होता है डार्क इन कलर। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि जो COS है, ठीक है, और जो PBS होता है, ये होते हैं डार्क। तो जहां जहां पे बी और सी दे रखा होगा वो गलत है बेसिकली, यानी A, D और E हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
Given below are two statements, statement one and statement two. According to law of octaves, law of octave ये होता है कि पहला और आठवां एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। द एलिमेंट वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। यार एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट तो हेनरी मोजले सर ने इंट्रोड्यूस करा है। ये तो एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो एटॉमिक वेट सही था। ये गलत स्टेटमेंट है। मेयर ऑब्जर्व अ पीरियोडिकली repeated pattern upon plotting the physical property of certain elements against their। दोनों ही चीजों में मतलब ये भी गलत हो गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दोनों के लिए नहीं है। एटॉमिक वेट का कंसेप्ट सही था इनके लिए। इसका मतलब स्टेटमेंट वन यहाँ पे गलत है, क्योंकि ट्रू नहीं है कोई सा भी स्टेटमेंट। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। इसका मतलब ऑप्शन फोर यहाँ पे सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट वाला तो हो गया है। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। सैकेराइड्स गिवन है, उनकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बतानी है। सुक्रोज के रेस्पेक्ट में देखो, सुक्रोज जो होता है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज होता है अल्फा डी ग्लूकोज, ये होता है बीटा डी फ्रक्टोज, और इनके अंदर बॉन्डिंग होती है जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक। लेकिन वो बॉन्डिंग होती है 1:2, अल्फा 1 बीटा, ये वाला। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में तो थर्ड हो जाएगा। माल्टोज होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का प्रोडक्ट। इसका मतलब इसका हो गया फर्स्ट। लैक्टोज दो चीजों से मिलके बनता है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज, बीटा 1,4 हो जाएगा। इसका मतलब सी का हो गया 4, ठीक है। और एमाइलोपैक्टिन तो बचा हुआ अपना 1,4 और 1,6 दोनों ही टाइप की इसमें बॉन्डिंग होती है। इसका मतलब इसका सेकंड हो गया। देख लो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा है हमारा। ए का थर्ड, ए का थर्ड पहले ही ऑप्शन में है, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड। इसका मतलब दिस इज द राइट आंसर। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ 600 ml aqueous solution of NaCl for 5 minutes changes the pH of the solution to 12। The current in ampere used for the given electrolysis is। आपको करंट निकालना है, बेसिकली आई की वैल्यू निकालनी है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट। देखो क्या क्या चीजें उनको गिवन है उसको हम साइड में लिख लेते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट या आई आप उनको बताना है कितना एम्पियर करंट बेसिकली फ्लो हो रहा है इसके इस प्रोसेस के दौरान, यानी इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के दौरान। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज गिवन विच इज 600 ml, राइट। दूसरी चीज, जो टाइम है वो 5 मिनट तक बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, उसके दौरान पीएच जो चेंज हुई है दैट इज 12। अब इस पीएच को यूज अपन आगे करने वाले हैं, ठीक है। अब आप प्रोसेस को समझो कि हो क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस NaCl है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है, फ्लो ऑफ आइंस होता है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कितना करंट फ्लो होता है। अब मुझे फॉर्मूला चाहिए कि Q बराबर आई टी। टी मेरे पास में है, आई मुझे निकालना है। अब क्यू कहीं से मैं जुगाड़ लूं तो मैं कहीं ना कहीं इसका आंसर ला सकता हूँ। अब क्यू क्या है, बेसिकली चार्ज है एक तरीके से। अगर मैं ये पता कर लूं कि कितना चार्ज इस प्रोसेस के दौरान फ्लो हो रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं आई निकाल सकता हूँ। अब क्यू कहाँ कहाँ से निकल सकता है, क्यू के लिए मुझे चाहिए होती है क्या, कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है, कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो मुझे ये पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो 96,500 गुलाम चार्ज फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे NaCl के रेस्पेक्ट में, ये मुझे पता है 1, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि यार यहाँ पे पीएच क्यों दी हुई है। पीएच कहीं ना कहीं रीजन होगा ना, तभी तो एग्जामिनर ने दी है कि इसको यूज करो और कुछ अपना आंसर की तरफ पहुंचो। तो यहाँ पे पीएच देखो होता क्या है, एक रिलेशन होता है पीएच प्लस पीओएच बराबर 14। पीएच इज 12 तो पीओएच हो जाएगा इसके बराबर 2 के बराबर, सही है। अब मुझे बताओ पीएच जैसे माइनस लॉग एच प्लस होती है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, वैसे ही पीओएच भी होती है। इट इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस। अब मैं अगर ओएच माइनस कंसेंट्रेशन निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे 2 है, ये माइनस लॉग एच प्लस है, माइनस लॉग ओएच माइनस, सॉरी, एंटी लॉग लूंगा तो कितना हो जाएगा
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बराबर हो जाएगी 10⁻⁻²। अब यहाँ पे OH माइनस बेसिकली फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इस OH माइनस की कंसंट्रेशन को यूज करके क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स कितने OH माइनस के ट्रांसफर हो रहे हैं वो निकाल सकता हूँ? हाँ जी, मुझे पता है मोलैरिटी बराबर होती है N/V। कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, तो मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूँ। कितना निकल के आएगा? 10⁻⁻² बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन विच इज 600 ml। तो यहाँ पे मिलीमोल कितने हो गए इसके? इट इज इक्वल टू 6 से पहले तो कैंसिल आउट कर लो इसको, और जब लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 से डिवाइड करेंगे 6 को तो ये हो गया 006। इतने मोल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, हमको मिली मोल नहीं चाहिए, मोल्स चाहिए, ठीक है। तो इतने मोल ट्रांसफर होते हैं। जब एक मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जब एक मोल इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो कितना चार्ज जाता है? 94,500 गुलाम। अगर मैं 0.006 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो कितने जाएंगे? आपको मल्टीप्लाई इसके साथ में कर देना है। 96,500 इंटू 0.006 गुलाम चार्ज। इसको जरा हम कैलकुलेट करते हैं, क्या आंसर हमारा आता है? 96,500 इंटू 0.006 579 गुलाम चार्ज बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। अब मुझे Q की वैल्यू निकल के आ गई, तो आगे तो सिंपल सा प्रोसेस है। बस एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो टाइम है वो मिनट्स के अंदर दे रखा है, तो 5 × 60 कर लेना, सेकंड में हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये 300 सेकंड हो गया। इसका मतलब Q बराबर IT, ये फॉर्मूला हमको पता है, इसको हम यूज करते हैं एक बार। इट इज 579 इज इक्वल टू आई मुझे निकालना है इंटू 300। तो इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना एम्पियर होगा? 579 डिवाइड बाई 300, तो 1.93 वैल्यू आती है। आपको इंटीजर में वैल्यू लिखनी है, नियरेस्ट इंटीजर, तो आप इसको लिख सकते हो 2 एम्पियर के आसपास। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर, करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा। आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का गिवन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन H2 का गिवन है, हीट ऑफ कंबशन बेंजीन का गिवन है। अब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन बेंजीन का निकालना है। तो सबसे पहले तो तुमको रिएक्शन पता होनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन को यूज करोगे तभी जाके हीट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्या हो रहा है? बेंजीन का कंबशन दे रखा है, C6H6 प्लस O2 कन्वर्टेड इनटू CO2 प्लस H2O। वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? जब हम CXHY टाइप के किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है? XCO2 प्लस Y/2 H2O प्लस X प्लस Y/4, ठीक है, Y2। इस तरीके से अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, गेस, ठीक है। मोरोवर दिस इज, इसको अपन यूज भी करेंगे तो पता लग जाएगा सही है गलत है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6CO2, जितना हमको यहाँ पर Y दे रखा है तो उसका आधा अपन को करना, मतलब 3H2। अब देखो जरा बैलेंस है क्या नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? 6 प्लस 6 12 हुआ। डायरेक्टली अपन एक बार देख लेते हैं इसको, ठीक है। 6, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? मतलब कार्बन तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस बेसिकली हमको करनी है। 12 और 15, तो ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से हमने लोगों ने बैलेंस कर लिया। अब हमको क्या चाहिए? हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। तो हमको पता है हीट ऑफ जो फॉर्मेशन होता है इसी रिएक्शन का, वो हीट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली प्रोडक्ट की हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट की हीट ऑफ फॉर्मेशन, कुछ इस प्रकार से हमको पता होता है। ये प्रोडक्ट का है, ये रिएक्टेंट का है। प्रोडक्ट कौन है? ये दोनों प्रोडक्ट हैं, और रिएक्टेंट हमारा बेंजीन है। रिएक्शन में वैल्यूज पुट करेंगे, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं। 6 इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना गिवन है? -393.5 प्लस H2O का है 3 इंटू
-286, ठीक है, माइनस बेंजीन का कितना बन है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3267, कोई उसके मतलब एक ही मोल लिया हुआ है। इसको जरा हम सॉल्व करते हैं, आंसर कितना आएगा वो एक बार हम देखेंगे। तो 6 × 393 393.5, तो ये आ रहा है 2361 माइनस के अंदर, प्लस ये भी माइनस में आएगा, 286 × 3 858, ठीक है, दोनों को जोड़ दो, 2361, ये हो गया है 2367, ये हो गया अपना -3219 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस 3267, तो प्लस में कुछ वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ पे 3267 माइनस 3219 अगर करूँ तो 48 वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, 48 किलो जूल पर मोल, ये होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन इन दिस पर्टिकुलर केस। इंटीजर में डायरेक्टली वैल्यू आई गई है तो अपन को अरेंज करने की जरूरत है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 48 किलो जूल पर मोल, जो इधर भी लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीसीज फ्रॉम फॉलोइंग विच विल बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है, ये हमको बताना है। अब तुमको एमओटी आती है, एमओटी में क्या होता है, दो कंसेप्ट आने चाहिए यहाँ पे, एक तो एमओटी आनी चाहिए और दूसरा यहाँ पे तुमको सीएफटी आनी चाहिए। अगर दोनों चीज आती है तो ये सवाल तुम लोगों से बन जाएगा। देखो, O2 जो होता है ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, O2 पॉजिटिव ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, ये भी पैरामैग्नेटिक है। हम्म, एक बार चेक भी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन सीओ पैरामैग्नेटिक नहीं होता। अब देखो होता क्या है, ये 1s ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s, ये सिग्मा स्टार 1s है, इसके बाद में आता है हमारा सिग्मा 2s, इसके बाद में आता है हमारा सिग्मा स्टार 2s, फिर इसके बाद में आता है हमारा सिग्मा 2pz, फिर हमारे आते हैं ये पाई 2px, पाई 2py। अब इनमें इलेक्ट्रॉन हम फिल करेंगे, ये हो जाता हमारा पाई स्टार 2px, सॉरी, हाँ, और ये पाई स्टार 2py, और ये है सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से। अब देखो O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है, भरेंगे जब कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा 11 12 13 14 15 16, ठीक है, तो इसके अंदर दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक है। O2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये भी पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस के अंदर क्या होगा, एक अनपेड, मतलब ये केस है ना, तो यहाँ पे एक पेयरिंग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन तब भी पेयर्ड है, ये भी हो गया। अब NO क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 14, नहीं 14 नहीं गए थे, 2 4 6 8 10 12 14 15, इसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी, ये भी कहीं ना कहीं पेयरिंग करेगा। NO2, क्या नाइट्रोजन जो NO2 होता है ये अनपेड इलेक्ट्रॉन रखता है, हाँ जी रखता है, या नहीं रखता है, ये तो नहीं रखता है। NO2 को अपन देख लेंगे, रुको। NiCl4, इसको जरा देखते हैं, इसमें क्या होता है, NiCl4 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कहीं ना कहीं इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे अगर यहाँ पे, तो Ni2+, ठीक है, Ni2+ मतलब D8 है, इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से आप फिल कर सकते हो D में, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये तो है। इसके अलावा C1s3 6 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम D6 की बात करेंगे तो D6 के अंदर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये नहीं हो सकता। NiCN4 क्या होगा, ये भी नहीं हो सकता है। D8 अगर है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसमें होती है कुछ इस प्रकार से, 4 एनर्जी लेवल बनते हैं इसमें, इस प्रकार से कैसे बनता है, ये होता है हमारा DXY, सॉरी DXY नहीं होता, दिस इज, रुको,
चार एनर्जी लेवल होते हैं इसके अंदर। ये होता हमारा डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये डी जेड स्क्वायर, ये डी एक्स वाई, और ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब 8 इलेक्ट्रॉन आप फिल करोगे तो कुछ इस प्रकार से फिल हो जाएंगे। तो इसके अंदर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक नहीं हो सकता। तो कौन कौन पैरामैग्नेटिक है? O2 है, O2 पॉजिटिव है, O2 माइनस है, NO2 है, NO कहीं ना कहीं है, तो चार पांच और एक ये, तो छह यहाँ पर स्पीसीज है जो कि पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ गया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक हमने 28 जनवरी का एक क्वेश्चन किया था जिसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पर अरेंज करना था। MnO4 माइनस दे रखा था, V2O5 दे रखा था, Cr2O7 दे रखा था। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पे है Mn3+, ये है Ti+2, ये है +2, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा रखेगा? Mn2+, Mn3+, और Mn3+ का अपन को क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या होगा यहाँ पे? Mn की बात करते हैं तो D5S2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने निकाल दिए तो बच गया ये D4। और D4 के केस में अपन जब म्यू स्पिन ओनली की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी अंडर रूट, क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, ये होता है फॉर्मूला। इसको अपन यूज कर लेते हैं एक बार। तो क्या होगा? 4 × 4+2 बोर मैग्नेटॉन। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू अपनी कितनी आएगी? √4 × 6, 6 × 24 बोर मैग्नेटॉन। यहाँ पे वैल्यू आती है 4.86 बोर मैग्नेटॉन, विच इज अप्रोक्सीमेटली, आपको नियरेस्ट इंटीजर में चाहिए ना वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे अपन 5 बोर मैग्नेटॉन वैल्यू लिख देंगे। 5 बोर मैग्नेटॉन, ये हमारी वैल्यू। समझ में आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ ग्रुप एलिमेंट फॉर्म डी पाई डी पाई, मतलब हमारे पास में ग्रुप 15 एलिमेंट है, मतलब नाइट्रोजन पाकिस्तान, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ये वाले एलिमेंट हो सकता है जो कि डी पाई बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन को छोड़ के सारे बना रहे होते हैं, ठीक है, मतलब मोर ओवर सारे बनाते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन छोड़ के कोई एलिमेंट हो सकता है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये बोला है इट ऑल्सो फॉर्म हाइड्राइड। ओके जी, जैसे PS3 बन गया, ठीक है, ASS3 बन गया, जैसे SbS3, इस टाइप से BiS3 बन गया। विच इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द हाइड्राइड। अब यहाँ पे इन्होंने गलती करके बता गए। देखो, PS3 जो होता है, PS3, ASH3, SbH3 और BiH3, इनमें से सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर रखता है वो PS3 रखता है, ठीक है, दूसरे के कंपैरिजन में। यहाँ पे ऊपर नीचे जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। इसका मतलब जो एलिमेंट या जो भी कंपाउंड हमको दे रखा है वो PS3 है, और PS3 में इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 हो गया। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं, तो आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल केमिस्ट्री के जो पेपर का लेवल है वो ठीक काफी अच्छा लेवल है। आप नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही इजी लेवल है। आप आपकी तैयारी जब अच्छी होगी तभी जाके आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे आपकी इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप कह सकते हो भाई साहब ये सवाल तो जे एडवांस के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे सवाल हैं जो आपको, जैसे एक क्वेश्चन आपको इंटरनल एनर्जी वाला था, वैसे आप अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपके दिमाग में वहां पे एग्जाम में क्लिक कर गया ये बात कि यार साइक्लिक प्रोसेस है, इंटरनल एनर्जी दे रखी है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो इसका आंसर तो जीरो आया हुआ है। तो तीनों केस में तो बराबर होगी, कैसी भी प्रोसेस है, कितनी वैल्यू दे रखी है, डिफरेंस तो कहीं ना कहीं इनिशियल और फाइनल का जीरो ही आएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है। तो इस तरीके से जो सवाल है, ये ऐसे सवाल है जब आप प्रैक्टिस करते हो, चीजों को पढ़ के, रिवाइज करके, तभी जाके सवाल ऐसे बनते, तभी चीजें एग्जाम में स्ट्राइक हो पाती है, ठीक है। और जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर का हम लोगों ने यहाँ पे सवाल देख लिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मॉडरेट पेपर आप लोग कहोगे। और अप्रैल अटेम्प्ट में आपको मैं यही सजेशन देना चाहूंगा कि आप चीजों को अच्छी तरीके से समझें, रिवाइज करने के साथ साथ में आप उनकी प्रैक्टिस पे भी ध्यान दें, ठीक है। अब आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि अगर आप का सेफ स्कोर है,
आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हो और क्वालिफाई करने के बाद में आप एनआईटी अपनी सिक्योर कर पा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो अप्रैल अटेम्प्ट आपको देना ही चाहिए, ठीक है। और जो भी बच्चे हैं जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। और आने वाली जो वीडियो होने वाली है दैट इज ऑन द 29 शिफ्ट 1 एंड 29 शिफ्ट 2, दोनों पे ही होगी वीडियो, जो मैं आज या फिर कल के अंदर अपलोड करने वाला, मतलब कल या परसों में अपलोड हो जाएंगी दोनों वीडियो। फिर अपन आगे क्या डिस्कशन या क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट, उसके ऊपर डिटेल वीडियो में लाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।